दीपा, मेरी मम्मी वैसे दिल की बुरी नहीं है। एक बात बता देता हूँ कि प्लीज़ उनकी बातों को दिल पर मत लेना। अगर तुम्हें उनकी कोई भी बात बुरी लग जाए तो मेरे आगे अपना सारा गुस्सा उतार लेना, मगर मेरी मम्मी को कुछ ना कहना, क्योंकि अभी अभी तुम नई नई इस घर में आई हो। तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है मोहित, कि मैं नई नई बहू बनी हूँ तो मैं गलत का विरोध ना करूँ? और तुम्हारी मम्मी को क्या, वे भी भगवान की कृपा से दूसरी बहू की सास बन रही हैं, तो सबसे ज़्यादा समझने का फर्ज उनका बनता है, ना कि मेरा। खैर, इन सब बातों में तुम ना ही पड़ो तो अच्छा है। हम सास बहू आपस में देख लेंगी। अभी तो तुम्हें घर में आए 1 महीना ही हुआ है। किरण भाभी तो रोती ही रहती थी, बेचारी भाभी कभी अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाई थी। दीपा, मुझे दुख होता था, पर क्या करूं, माँ है मेरी। प्यार भी सबको बहुत करती हैं, बस थोड़ी जिद्दी हैं। जो घर में करती आई हैं वही होता रहे तभी खुश रहती हैं। क्या उनके लिए अपनी खुशी ही मायने रखती है? नहीं, वे यह भी चाहती हैं कि सब खुश रहे, मगर अपनी सोच में ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाती। दीपा कुछ देर सोचती रही तो मोहित ने पूछा, क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं। अरे बाबा, अब सोने दो। कल सुबह मुझे एक प्रोजेक्ट बॉस को देना है। अच्छा, माँ को बता दिया है कल तुम्हें काम है? नहीं। इसमें क्या बताना, 1 हफ्ते से ऑफिस का काम शुरू कर दिया है। रोज रोज क्या बताना। अब ठीक से बताओ, मैनेज हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोशिश कर रही हूँ। गुड नाइट, चलो सोते हैं अब। कहते हुए दीपा ने मोहित के हाथ पर सिर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मुंबई में निर्मला और महेश अपने बेटे मोहित और बहू दीपा के साथ रहते थे। कुछ साल पहले तक उनका बड़ा बेटा, बहू रवि और किरण भी साथ रहते थे, पर निर्मला के साथ रहना आसान बात नहीं थी। जैसे ही रवि को दिल्ली में नई जॉब मिली, वह फौरन चला गया था। मोहित और दीपा की लव मैरिज थी। दोनों मुंबई में ही एक कॉमन फ्रेंड के घर मिले थे और दोस्ती हो गई थी। निर्मला को इस शादी पर कोई आपत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि दीपा भी ब्राह्मण परिवार से ही थी। निर्मला इस विवाह के लिए कोरोना के ख़त्म होने का इंतज़ार करने के मूड में थी, क्योंकि उन्हें सब रस्म रिवाज और सारी रिश्तेदारों की भीड़ के साथ यह विवाह करना था। पर मोहित और दीपा इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि सब कुछ नॉर्मल होने में भी समय लगने वाला है। युवा मन किसी भी तरह सब दूरियां मिटाकर साथ रहना चाहते थे। कोरोना के चलते बार बार बाहर मिलने जाना भी सेफ नहीं था। महेश और मोहित भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। रवि और किरण ने भी फ़ोन पर यही कहा, माँ, हम आ जाएंगे, बस बहुत ही ज़रूरी रस्म के साथ यह शादी होनी चाहिए। किसी को भी बुलाने की ज़रूरत ही क्या है इस टाइम, और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। आप बस दीपा की मम्मी से बात कर लो। दीपा की मम्मी सुमन अंधेरी इलाके में अकेली ही रहती है। उसके पिता थे नहीं। सुमन टीचर थी। आजकल वे ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त थी। वे इस विचार से खुश थी कि शादी कम से कम शोर शराबे में हो। वे एक आधुनिक सोच विचार वाली महिला थी, जो किसी भी तरह सामाजिक दबाव को सहन न करती। और दीपा ने भी इसी खुली सोच से जीना सीखा था। कोरोना वायरस ने दुनिया पलट कर रख दी थी। कितनों के प्रोग्राम, योजनाएं रखी रह गई थी। ऐसे ही सबकी सहमति से एक छोटे से पैमाने पर जरूरी रस्में संपन्न हुई और दीपा मोहित के घर आ गई। थोड़े दिन के लिए मोहित और दीपा ने छुट्टी ली, पर आजकल वर्क फ्रॉम होम के दिन थे। जाना कहीं था नहीं। ऑफिस का काम पहले से ज़्यादा हो रहा था। दोनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। निर्मला एक परंपरावादी सांस थी। महानगर में रहते हुए भी सोच सदियों पुरानी। जो घर में अब तक करती आई थी, उसमें उन्हें किसी और का कहा बदलाव ज़रा भी मंजूर नहीं था। वे यह भी जान गई थी कि उनकी रोक टोक के कारण ही बड़े बेटे और बहू ने यहाँ से जाने में अपनी भलाई समझी। अब उन्हें दीपा पसंद तो बहुत आई थी। बहुत सुंदर, हंसमुख सी दीपा सारा दिन वैसे तो अपने काम में बिजी रहती, पर जिस तरह ऑफिस के काम के साथ साथ उनके साथ मिलकर घर के काम संभाल लेती, वह हैरान होकर रह जाती। पर जैसे ही दीपा
अपने मन से कुछ भी करने लगती। निर्मला कह उठती, दीपा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। महेश काम से काम रखने वाले पुरुष थे। निर्मला के कार्य क्षेत्र में उन्होंने कभी दखल नहीं दिया था, पर जिद्दी पत्नी को भी अच्छी तरह जानते थे। देख रहे थे दीपा कुछ भी अपनी पसंद का करने पर निर्मला को नाराज कर देती है। वे ढके छुपे शब्दों में दीपा को सपोर्ट भी करते, पर ज़्यादा बात करने की उनकी आदत थी ही नहीं। एक अच्छे पद पर काम करने वाली दीपा के सरल स्वभाव की वे मन ही मन प्रशंसा करते। दीपा ने पिता का स्नेह देखा ही नहीं था। वह पापा पापा करती महेश के आगे पीछे घूमती। निर्मला समझ जाती कि दीपा के मन में अपने पिता के साथ समय न बिता पाने की कसक रह गई है। उनके मन में इस समय दीपा के लिए कोमल भाव जागते। फिर थोड़ी देर बाद वे संगदिल सांस के रूप में जल्दी ही आ जाती। अगली सुबह दीपा 6 बजे उठी। निर्मला भी जागी हुई थी और किचन में चाय चढ़ा रही थी। गुड मॉर्निंग बोलते हुए दीपा ने कहा, माँ, मैं फ्रेश होकर आई, मेरी भी चाय छान लेना आप। आज बहुत काम है, 8:30 बजे से एक मीटिंग है, आती हूँ। निर्मला ने 2 कप चाय छानी और लिविंग रूम में बैठकर पीनी शुरू कर दी। दीपा ने आते ही कहा, माँ बताओ क्या क्या काम कर दूँ, क्या सब्जी काट दूँ। निर्मला ने कहा, पहले आराम से चाय पी लो। माँ, खाली क्यों बैठूं, साथ ही साथ कुछ काम निपटा देती हूँ। नाश्ता क्या बनाना है, पोहा बना लूँ? ठीक है। दीपा तेजी से गई और आलू प्याज ले आई। चाय पीते पीते सब काट कर रखा। फिर पूछा, माँ, सब उठने वाले होंगे, बना दूँ क्या? पहले नहा लूँ। माँ, आज वीडियो कॉल्स हैं, किचन के काम निपटा कर नहा धोकर तैयार हो जाऊंगी। मैं कई दिन से तुम्हें बताना चाह रही थी, हमारे यहाँ बहू नहा धोकर ही किचन में घुसती है। निर्मला ने कहा, पर क्यों माँ? दीपा पूछ बैठी। यह सुनकर निर्मला अचकचा गई। कैसे कहे कि वे यह मानती है कि रात को पति के साथ सोने से तन अशुद्ध होता है, किचन में साफ होकर जाना चाहिए। उनकी सास ने भी हमेशा उन्हें दिल्ली की ठंड में भी किचन में नहाने के बाद ही जाने दिया था। दीपा की बात पर वे चुप रही। दीपा ने किचन में नहाकर जाने का तर्क सुन रखा था। उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, कहीं आप भी तो इस पुरानी सोच को नहीं मानती ना माँ, कि पति पत्नी रात को सोए और अशुद्ध सिर्फ बहू हुई। अभी आप मोहित को भी नहाने के लिए कहेंगी? दीपा के चेहरे पर सुबह सुबह बड़ी खिली हुई मुस्कान थी। निर्मला सोच में पड़ गई कि अगर यह कहे कि हाँ वे यह बात मानती हैं तो उनकी सोच इस पढ़ी लिखी बहू के आगे छोटी लगेगी, और अगर दीपा को आज भी ऐसे किचन में जाने दिया तो यह अजीब लगेगा, क्योंकि उनके यहाँ तो ऐसा ही होता है। किरण भी हमेशा नहाकर ही किचन में गई है। जब से दीपा घर में आई थी, घर में एक रौनक थी। उन्हें दीपा का साथ अच्छा लगता, पर अपने बनाए नियम और ज़्यादा अच्छे लगते। दीपा ने फटाफट घर के काम निपटाए और फिर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई। महेश और मोहित भी अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। निर्मला छुटपुट काम निपटाती रही। दीपा को जैसे ही फुर्सत मिली वह फिर निर्मला के साथ मिलकर काम करने लगी। लंच टाइम में टीवी पर न्यूज़ लगा ली गई। भाषण चल रहा था कि अगर किसी गैर जाति के लड़के ने एक ऊंची जाति की लड़की से प्यार किया तो उसे मार दिया जाएगा। निर्मला के भी यही विचार थे कि ऐसा ही होना चाहिए। वे बोली, सही है, अपने धर्म को बचाने के लिए ऐसी धमकी तो देनी ही पड़ेगी। दीपा ने दमदार तरीके से अपनी बात रखी। नहीं माँ, यह बहुत ही गलत बात है। निर्मला को गुस्सा आने लगा तो महेश ने फौरन बात बदलने के लिए दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। दीपा ने फिर हल्के फुल्के मूड में हंसना बोलना शुरू कर दिया। बातों बातों में दीपा को अचानक याद आया, दूसरी मीटिंग शुरू होने का समय हो गया है। मैं तो बातों में भूल गई थी। अभी जल्दी है मोहित, तुम ये सब टेबल संभाल लेना, मैं बैठती हूँ। जल्दी से अपनी प्लेट किचन में रखकर दीपा लैपटॉप पर झुक गई। मोहित भी टेबल संभालने लगा। महेश की तरफ देखकर निर्मला कुछ नाराजगी से बोली, ऐसा कभी देखा है घर में? हमारे यहाँ ऐसा कभी हुआ है? महेश मुस्कुराए,
ऐसा कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है घर में, टेंशन मत लिया करो। दीपा का पहला करवा चौथ आया तो निर्मला तैयारियों की बातें करने लगी। तो दीपा ने कहा, माँ मैं कोई व्रत नहीं रखती, मुझे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम है। निर्मला को जैसे करंट सा लगा। कैसी बातें कर रही हो दीपा, हमारे यहाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाएगा। पर माँ मैं भूखी नहीं रह सकती, कुछ फ्रूट्स खा लेना। माँ मुझे फ्रूट्स खाकर भी भूख लगती है। किरण ने तो प्रेगनेंसी में भी इतनी अच्छी तरह का व्रत रखा था। पर माँ व्रत रख कर क्या हो जाता है, मैं ऐसे ही मोहित को इतना प्यार करती हूँ। यह पति की लंबी उम्र के लिए है, इतना तो पता ही होगा। पर माँ मेरी मम्मी भी रखती थी यह व्रत, फिर भी मेरे पापा को बचा नहीं पाई। निर्मला के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। मोहित ने मजाक में महेश से कहा, चलो पापा आप खुश हो जाओ, मैं तो दीपा को खाते पीते देख ही खुश हो लूँगा, मेरा क्या है। दीपा को निर्मला की नाराज़गी देखते हुए बेमन से व्रत रखना ही पड़ गया। यह अलग बात है कि उसने मौका देखकर जो खाना था खा लिया, किसी को कानो कान खबर न हुई। 2 दिन बाद ही अचानक सुबह उठते ही दीपा तैयार होने लगी। निर्मला चौंकी, कहाँ जा रही हो? वो मम्मी की तबीयत खराब है, कार लेकर जा रही हूँ, ज़रूरत होगी तो उन्हें डॉक्टर को दिखा दूँगी। 1-2 कपड़े भी ले जा रही हूँ, मैं शायद वहाँ रुक जाऊँ 2-4 दिन। अरे तुमने पूछा भी नहीं, सीधे बता रही हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि बहू सीधे तैयार होकर चल दे और किसी से पूछे भी ना। आप आज देर से उठी, तब तक मैंने नाश्ता भी बना दिया और फिर तैयार हो गई, और अपने ही घर जाने की परमिशन क्या लेना। माँ मैंने नई जिम्मेदारियाँ ली हैं और निभाना भी जानती हूँ। मैं जब यहाँ आऊँगी तब भी मुझे अपनी मम्मी से परमिशन नहीं लेनी होगी। मेरे लिए दोनों घर बराबर हैं, यह आप स्वीकार करें प्लीज़। दीपा अपनी मम्मी की हेल्थ की चिंता करते हुए कार लेकर चली गई। निर्मला ने कहा, आजकल की बहुओं के ढंग, वाह, जबान तो ऐसे चलती है कि पूछो मत। एक हम थे कि ससुराल में मुंह नहीं खुला। महेश ने जोर से हंसते हुए कहा, देखो झूठ मत बोलो, अम्मा और जीजी को तुम पानी पी पी कर मेरे सामने कोसती थी कि कहाँ फंस गई। हमारे तो कर्म ही फूट गए। मुझे याद मत दिलाओ कि तुम कैसे शिकायत करती थी सबकी। मोहित ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, पापा कम से कम मेरी पत्नी पीछे से तो मेरे कान नहीं खाती, जो भी कहना होता है माँ से कह देती है। देख रही हूँ जोरू के गुलाम बनकर रहोगे तुम, पर हमारे यहाँ जो होता आया है उसका पालन क्या उसे नहीं करना चाहिए? देखो निर्मला, वह आज की समझदार मेहनती लड़की है, उसे तुम इतना दबा कर रखने के बजाय उसकी बातों को, उसके तर्कों को ध्यान से सुनोगी तो समझ जाओगी कि वह कितनी समझदार है। तुमने देखा था ना कितनी बिजी थी वह कल अपनी मीटिंग में, तो भी फ़ोन पर बात करते हुए तुम्हें 1 किलो भिंडी काट कर दे दी कि तुम इतनी देर किचन में ना खड़ी रहो। जरा सा उठती है, कितने काम को यूं ही निपटा देती है। उसके गुण देखो, मन खुश होगा। जरूरी नहीं कि आज तक जो घर में होता आया है कोई बोला नहीं, चुप रहा तो वह ठीक ही था। दीपा ने फ़ोन कर बताया कि उसने माँ को डॉक्टर को दिखा दिया है। दवाओं से आराम होते ही वह हाउस हेल्प को सब समझा कर आ जाएगी। 2 दिन बाद दीपा लौट भी आई। सब अपने अपने रूटीन में व्यस्त हो गए। घर में एक दिन सब डिनर करते हुए टीवी देख रहे थे। निर्मला राजनीति की अंधभक्त थी। यह चुनाव की रैलियों का समय था। विपक्ष की रैलियों में जबरदस्त भीड़ की तस्वीरें देखते हुए निर्मला बोली, ये देखो, ये मरवाएंगी सबको, कोरोना काल में बिना मास्क के इतने भीड़। दीपा जोर से हंसी, माँ आपको बस ये भीड़ दिख रही है और कहीं भीड़ नहीं दिख रही क्या? माँ आप तो बहुत ही एक तरफ होकर सोचती हैं। दीपा तुम बहस बहुत करती हो। हमारे यहाँ कोई बहू भी ऐसे बड़ों की बात नहीं काटा करती, कभी तो चुपचाप सुन लिया करो। माँ मैं तो अपनी मन की बात कहती हूँ, जैसे आपने अपने विचार रखे मैंने भी रख दिए। कुछ दिन और बीते। निर्मला किसी भी तरह अपनी सोचों से, अपने बनाए नियमों से बाहर जाकर जीने के लिए तैयार नहीं थी। उनका साफ साफ कहना था कि बहू जब घर में आती है तो उसे ससुराल के ही तौर तरीके मानने चाहिए।
उसकी अपनी लाइफ शादी के पहले तक ही होती है। कोई भी सब्जी बनानी होती, निर्मला जैसी कहती वैसी ही बननी होती। कोई त्यौहार जैसे मनता आया था वैसे ही मनना चाहिए। उनकी नज़रों में बहू का अपना अस्तित्व होता ही नहीं। वे कहती लड़कियों को पानी की तरह होना चाहिए, जिसमें मिला दो वैसी हो जाए। दीपा बड़ों का सम्मान करती, ऑफिस और घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने वाली आज की मॉडर्न लड़की थी। उसकी हर बात में लॉजिक होता, वह हर बात बड़ी सोच समझ कर बोलती और अपना पक्ष पूरी ईमानदारी से रखती। महेश और मोहित उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। रवि और किरण फोन पर संपर्क में रहते। शाम को दीपा सैर करने जाती, जहां उसकी कुछ अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। सब मिलकर थोड़ी देर बैठ बातें करती, फिर अपने अपने घर लौट आती। एक दिन पड़ोस की सोनल ने कहा, इतने दिन कोरोना के चक्कर में सब घर में ही बंद रह गए, मन बुरी तरह उब गया है। अगर हम पांचों तैयार हो तो एक छोटी सी आउटिंग कर ली क्या? दीपा ने कहा, अच्छा आइडिया है, मैं तैयार हूँ। सुरभि ने कहा, मेरी सास जरूर अड़ंगा लगाएगी। कोरोना के चक्कर में ना खुद निकल रही है, ना कहीं जाने दे रही है, बस किसी तरह सैर पर आ जाती हूँ। दीपा हंसी, तो एक काम करते हैं, अपनी अपनी सासू माँ को भी ले चलते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पिकनिक में भी सासू माँ? ओ नो, दीपा ने कहा। देखो, पतियों के साथ तो जाना नहीं है ना, सबने एक साथ कहा। नहीं, उनसे ही तो ब्रेक लेना है। रात दिन झेल गई यार, थोड़ा हमें भी टाइम चाहिए। यहाँ होटल में एक पैकेज चल रहा है, मैंने इंटरनेट पर यूं ही चेक किया था। घर से लंच लेकर निकलो, वहाँ डिनर और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। ज़बरदस्त सेफ्टी मेजर्स, एक रात के रेट बहुत अच्छे हैं आजकल। कहीं और तो जा नहीं पाएंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। रात में सब एक रूम में बैठकर ताश खेलेंगे या कोई और गेम। बोलो दोस्तों, हो जाए? सासू माएँ तैयार हुई तो ठीक है, वरना हम चलते हैं। तय हुआ, सब अपने घर जल्द ही इस बात पर बात कर लेंगी। दीपा ने जब यह प्रोग्राम अकेले में मोहित को बताया तो वह खिलखिलाकर हंसा। बोला, अच्छा तुम्हें मुझसे ब्रेक चाहिए? नहीं, बस यूं ही रूटीन से ब्रेक चाहिए। दोस्तों के साथ, एक बार दोस्तों के साथ हो आऊँ, फिर हम चारों चलेंगे, सोच रही हूँ। माँ को ले जाऊँ? फिर तो तुम जा चुकी। मोहित हंसा। सुनते ही निर्मला ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता दीपा, कि घर के पुरुष घर में बैठे हों और औरतें होटल में घूमती फिरें। पर महेश को लग रहा था कि अगर निर्मला थोड़ा बाहर निकलेगी और दीपा के साथ अकेले में समय बिताएगी तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। किसी भी तरह से उन्होंने निर्मला से हाँ करवा ही ली। सुरभि और सोनल की सांसें भी थोड़ा नखरा दिखाने के बाद तैयार हो ही गई। पूजा और रानी को घर से परमिशन नहीं मिली। दीपा ने अपनी मम्मी से चलने के लिए पूछा तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी और वे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड रीता के साथ चलने को तैयार हो गई। रात को अकेले में मोहित ने पूछा, डार्लिंग मेरे बिना जाओगी? तुम्हें अपने मन की बात बताती हूँ मोहित, मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं, जबकि वे हर समय यही कहती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वे मुझे मेरे मन की एक बात भी नहीं करने देती, मैं उन्हें गलत नहीं ठहराती। उन्होंने इस घर के सिवा परंपराओं और अपने संस्कारों से आगे दुनिया देखी ही नहीं है। जो चलता आ रहा है उन्होंने उसी को ही सही मान लिया है। मैं चाहती हूँ कि वे कुछ अलग तरह से दुनिया को देखें और समझें। बात बात में उन्हें उल्टा जवाब मैं देना नहीं चाहती। मैं उनकी सोच को किसी और तरह से बदलने की कोशिश करूँगी। उन्हें बाहर की दुनिया से अपने साथ घुमा कर मिलवाऊँगी। एक औरत अपनी लाइफ को भी कुछ आज़ादी से जी सकती है। उन्होंने देखा ही नहीं इस घर की चार दीवारी में रह रहकर उनकी सोच कैसे बदलेगी। दीपा की बात सुनकर मोहित ने उसे बाहों में भर लिया। मुझे तुम पर गर्व है। दीपा भी उसकी बाहों में सिमटती चली गई। सुरभि और सोनल के साथ दीपा ने प्रोग्राम फाइनल कर लिया और होटल में 4 डबल रूम बुक करवा ही लिए। निर्मला थोड़ी टेंशन में थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वे पति के बिना कभी इस तरह गई हों। उन्हें रह रहकर दीपा पर गुस्सा आ रहा था, साथ ही पति और बेटे पर भी, कि घर में कब इस तरह हुआ कि औरतें अकेले कहीं बाहर घूम रही हों। वे तो मुंबई में रहने के बाद भी कभी अकेली घर से निकली ही नहीं थी।
शनिवार को लंच करके दीपा और निर्मला ने अपने छोटे छोटे बैग पैक किए। दीपा ने कहा, जो खाना बचा है आप लोगों के लिए डिनर हो जाएगा। मोहित, तुम कल कुछ बना लेना, हम दोपहर तक तो आ ही जाएंगे। निर्मला ने पति और बेटे के मुस्कुराते चेहरे पर नजर डाली तो उन्हें और गुस्सा आया। दीपा ने कार निकाली। वह रास्ते से अपनी मम्मी और रीता आंटी को लेने वाली थी। सुरभि और सोनल की सांसें, वंदना और संगीता लाइफ को खुलकर जीने वाली जिंदादिल औरतें थीं, जिनकी निर्मला से अच्छी जान पहचान भी थी। सुरभि अपनी कार ले जा रही थी। सोनल को ड्राइविंग नहीं आती थी। 8 लोग आगे पीछे ताज होटल पहुंचे। निर्मला सुमन और रीता से अच्छी तरह ही मिली। सुमन का नेचर बहुत दोस्ताना था। सब सामान अच्छी तरह सैनिटाइज करने के बाद सबकी एंट्री हुई। कदम कदम पर सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। लिफ्ट में भी 3-3 जनों को ही खड़े होने की जगह गोल घेरा था। निर्मला को लग रहा था जैसे वे किसी जादुई दुनिया में हैं। किसी 5 स्टार होटल में उन्होंने पहली बार कदम रखा था। अब तो मुंबई में 8 महीने बाद घर से निकलना हुआ था, जैसे उन्होंने खुली हवा में पहली बार सांस ली हो। 5 स्टार के वैभव पर उनकी आंखें चकाचौंध सी भरी। एक एक चीज देखने में मगन निर्मला को देखकर दीपा को अच्छा लगा। वह उनके लगातार टोकते रहने पर भी कभी उनसे नाराज नहीं हुई थी। वह जानती थी कि निर्मला को कभी कोई एक्सपोजर मिला ही नहीं। हमेशा घर की 4 दीवारी में रहने वाली सास की संकुचित सोच को समझती थी। उन्होंने यही सीखा था कि शादी के बाद अपनी लाइफ होनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए उसे टोकती थी। फ्रेश होने के बाद सब दीपा के रूम में ही आ गए। वहाँ रखी इलेक्ट्रिकल केतली में दीपा ने चाय बनाई। किसी को उसमें मज़ा तो नहीं आया, पर सब ने गप्पों में ही पी ली। उसके बाद शुरू हुआ हंसी ठहाकों, एक से बढ़कर एक जोक्स का दौर। निर्मला हैरान थी कि कैसे सबकी सब पति और बच्चों के बिना इतनी खुश हो रही है। पति पर इतने जोक्स मारे गए। लॉकडाउन में पति की आदतों का इतना मजाक उड़ाया गया कि एक बार तो निर्मला भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। और एक बार क्या हंसी, फिर तो उनकी हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीपा ने चुपके से उनके हंसने का एक प्यारा सा वीडियो बनाकर मोहित को व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसका मैसेज आया, क्या अब हमारे यहाँ ऐसा होगा? मेरी माँ को बिगाड़ मत देना तुम। दीपा ने हार्ट की इमोजी भेज दी थी। फिर अंताक्षरी खेली गई। डिनर के लिए खूब अच्छी तरह से तैयार होकर सब ताज के रेस्टोरेंट सामियाना गए, जहां सबका टेम्परेचर चेक किया गया। उसके बाद एंट्री की गई। चांदी की थाली में बढ़िया डिनर करके सब ताज का एक एक कोना देखने लगी। फिर थोड़ी देर के लिए होटल के बाहर टहलने निकल गई। सामने गेटवे ऑफ इंडिया पर घूमते हुए कई फोटो लिए गए। निर्मला के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उन्हें अपने जीवन का यह नियम याद ही नहीं आया कि उनके यहाँ की औरतें कभी अकेले बाहर नहीं जाती। उन्होंने सब अपनी हम उम्र को देखा तो यही सोचा कि इन सबको ऐसे जीना आता है। उसने यह सब कभी सोचा भी क्यों नहीं। आज उन्हें अपने ऊपर पहली बार गुस्सा आया। रात को सब ने ताश खेले। निर्मला को ताश खेलने नहीं आता था, पर वे सबको देखती रही। दीपा ने जब कहा, माँ मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको सिखाती भी जाऊंगी, निर्मला कहने को हुई, हमारे यहाँ औरतें ताश। पर उन्होंने मन ही मन खुद को तुरंत लताड़ा और दीपा के पास आकर बैठकर सीखने लगी। अगली सुबह सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। लजीज व्यंजन, बेहतरीन माहौल। सबने चेकआउट 11 बजे किया और इस ट्रिप को 10 में से 10 नंबर देते हुए घर आ गए। सुमन और रीता को दीपा घर छोड़ने गई तो सुमन दोनों को एक कप कॉफ़ी के लिए रोकने लगी। तो दीपा ने कहा, नहीं मम्मी, फिर आ जाएंगे, अभी पापा और मोहित के लिए जाकर अच्छा सा लंच बनाऊंगी। कहते हुए दीपा के चेहरे पर जो मुस्कान थी, निर्मला को पहली बार उस पर इतना प्यार आया। दीपा ने रास्ते में पूछा, माँ मज़ा आया? सच बताना। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगा। फिर आओगी कभी ऐसे फ्रेंड्स के साथ? हाँ ज़रूर, दीपा ने छेड़ा। पर माँ, हमारे यहाँ तो ऐसा। यह सुनते ही निर्मला जोर से हंसी। चुप रहो। कार में एक अच्छे म्यूजिक के साथ सास बहू का जोर का ठहाका भी गूंज उठा। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से।